गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कल आप लोगों को बताया गया था। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज अ फिजिकल इंटरकनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी कन्वर्टर थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ये आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं। फिर उसमें आपको कल बताया गया था पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमने आपसे बात किया था नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, इसके बाद क्लोज पाथ क्या होता है, इसके बाद मेश क्या होता है, लूप क्या होता है। तो नोड आपको कल बताया गया था नोड इज अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ब्रांच की। तो ब्रांच हमने क्या बताया था, तो ब्रांच के बारे में हमने बताया था कि ब्रांच इज अ पाथ बिटवीन टू नोड्स वेयर समथिंग एलिमेंट वैल्यू। ब्रांच क्या होता है, किसी दो नोड के बीच में एक ऐसा पाथ जहाँ पे समथिंग एलिमेंट्स की कोई वैल्यू हो, उसी को हम लोग ब्रांच कहते हैं। इसी तरह क्लोज पाथ की बात करेंगे। क्लोज पाथ क्या होता है, क्लोज पाथ आप लोगों को बताया गया था क्लोज पाथ इज अ पाथ विच इज स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट एंड फिनिशेस टू द सेम पॉइंट थ्रू द वेरियस एलिमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। मतलब क्लोज पाथ एक ऐसा पाथ होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के सेम पॉइंट पे तो फिनिश होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जुड़े हुए वेरियस एलिमेंट्स के थ्रू होते हुए। ऐसा ना हो कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर सेम पॉइंट पे फिनिश हो लेकिन उसमें कोई नेटवर्क एलिमेंट कंसीडर ना हो, तो उस पाथ को क्लोज पाथ नहीं कहेंगे। ऐसा पाथ जो थ्रू द वेरियस एलिमेंट ऑफ दैट नेटवर्क पास हो और सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर सेम पॉइंट पे फिनिश हो, उसी को क्लोज पाथ कहेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मेश का। तो मेश की बात हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किस पोर्शन को मेश कहते हैं। तो बताया गया था आपको मेश इज अ पार्ट और सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विच हैज एट लीस्ट वन क्लोज पाथ। मेश क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वो पार्ट वो सेक्शन होता है जिसमें कम से कम एक क्लोज पाथ पाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताया गया था लूप। लूप क्या होता है, तो लूप आपको बताया गया था लूप इज लाइक एज ए मेश। लूप भी क्या होता है, एक मेश की तरह होता है विच also has at least one close path. Loop is called as a single mesh as well as combination of meshes is known as loop. It it means loop is also known as a mesh but mesh is not known as a loop. Clear? तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट केसेज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन सर्किट। तो किस केस में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहेंगे कि ओपन हो गया है, सर्किट ओपन सर्किट के केस में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, समझेंगे सुनेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। अ सर्किट इज सेड टू बी ओपन इफ दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या बताया जा रहा है, एक सर्किट को हम लोग ओपन कहेंगे अगर उसमें से कोई भी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज दिखेगी। नंबर वन क्या बताएंगे, इफ देयर इज नो करंट फ्लो बिटवीन दैट पॉइंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि सर्किट इज सेड टू बी ओपन। मतलब वहां पे सर्किट को क्या कहेंगे हम लोग, ओपन। ठीक। And the resistance between that two points where the terminals is open is infinity. The resistance between that two points where the circuit is open is infinity. तो यहाँ पे पहला क्या बताया जा रहा है, current will be equal to 0 between open terminal in electrical network. Number two, resistance will be infinity between ओपन टर्मिनल इन दैट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक। तो यहाँ पे समझेंगे, जैसे कोई एक हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कोई सर्किट।
and third point is 1 minute, and third point is the voltage between open terminal has something value. Voltage between open terminal in electrical network has something value. Clear? हैज समथिंग वैल्यू। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अभी सर्किट ये क्या है, कोई एक गिवन सर्किट है जो इन पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताया गया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको शुरू में बताया गया कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनर्जी सोर्स और एनर्जी कन्वर्टर के बीच में जो भी फिजिकल इंटरकनेक्शन है थ्रू द कंडक्टिंग वायर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब बात करेंगे इसमें ओपन सर्किट का केस कब आएगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा केस है कि किसी दो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमने आपको कल बताया था कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है या फ्लो हो रहा है, इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसकी पहचान आपको तब होगी कि जब अगर किसी मेश में या लूप में क्लोज पाथ बन रहा है। अगर किसी, आपको पहले बताया गया कि मेश और लूप की पहचान कैसे करनी है, कि अगर सर्किट का वो हिस्सा है, वो पार्ट, वो सेक्शन जिसमें एक क्लोज पाथ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। अब क्लोज पाथ हो ये क्या बताता है, क्लोज पाथ हो ये बताता है उस पार्ट में, उस सेक्शन में क्या हो रहा है, करंट का सर्कुलेशन हो रहा है। सर्कुलेशन मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो अभी हमने बताया था कि मेश को पहचानना, तो हमने आपको बताया था क्लोज पाथ को कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई पॉइंट 1 से स्टार्ट होकर, कोई एक पाथ ऐसा है कि 1 से स्टार्ट होकर के 1 पे ही फिनिश हो रहा है। कैसे, तो इसमें दो केस है, एक 1 से 2 जाएगा, 2 से 5 जाएगा, 5 से 6 जाएगा, 6 से 1 जाएगा। तो इस पाथ को क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के वेरियस एलिमेंट के थ्रू पास होते हुए 1 से स्टार्ट होकर के 1 पे फिनिश हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज पाथ कहलाएगा। एक पाथ ऐसे भी बनेगा कि 1 से स्टार्ट होकर के 1 पे फिनिश हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ये इस पाथ में सर्किट का कोई एलिमेंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन इस पाथ में क्या हो रहा है, सर्किट के कम से कम 1 2 3 एलिमेंट पास हो रहे हैं। तो ये वाला पाथ क्लोज नहीं कराएगा, ये वाला पाथ क्लोज पाथ कहलाएगा। क्लियर है। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। ये भी वाला पाथ क्या है, 1 से स्टार्ट होकर के 1 पे फिनिश हो रहा है, लेकिन ये वाला भी पाथ 1 से स्टार्ट होकर 1 पे फिनिश हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वेरियस एलिमेंट के थ्रू पास होते थे। वेरियस एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि कुछ भी, मतलब कम से कम 2, कम से कम 3, जरूरी नहीं है कि 5 लगे हैं तो 5 के थ्रू, कुछ एलिमेंट के थ्रू पास होना चाहिए वो पाथ, वो क्या कहलाएगा, क्लोज पाथ। लेकिन ये क्या आ रहा है कि इस तरह से मूव करके इसमें सर्किट के कोई भी एलिमेंट पास नहीं हो रहा। तो पहले पे तो ये समझना दोनों में डिफरेंस। तो ये क्या कहलाता है, ये क्लोज पाथ कहलाता है। ठीक, अब इसी तरह इस पार्ट में भी देखेंगे तो ये पार्ट में भी क्या है, 2 से स्टार्ट होकर के 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 2, मतलब इस पार्ट में भी हम 2 से स्टार्ट करते हुए 2 पर पे फिनिश कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि इस पार्ट में भी क्लोज पाथ बन रहा है। लेकिन अभी हमको क्लोज पाथ में सब पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें ओपन सर्किट। तो सर्किट ओपन कब कहलाएगा, मान लीजिए ये पाथ ना होता, 3 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस ना जुड़ा होता। तो 3 से 4 के बीच में अगर रेजिस्टेंस ना जुड़ा होता, तो यानी कि अगर कोई पाथ हम स्टार्ट करते तो ये वो 2 से 3 तो चले जाते हैं, लेकिन इस 3 से 4 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। यानी कि 3 से 4 के बीच में क्या होगा, सर्कुलेशन नहीं हुआ। किसका सर्कुलेशन नहीं होगा, करंट का सर्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी सोर्स है। ये एनर्जी सोर्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोवाइड होगा जब उसमें चार्ज फ्लो करेगा। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो 2 से 3 के बीच में तो करंट सर्कुलेट करना चाहेगा, लेकिन 3 से 4 नहीं पहुंच पाएगा। जब 3 से 4 नहीं पहुंचेगा यानी कि वहां पे करंट की वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरो होगी। ठीक, तो पहला तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि करंट की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। कहाँ पे, उन टर्मिनल के बीच में जहां सर्किट ओपन है। तो यहाँ सर्किट ओपन कहाँ है, 0.3 और 0.4 के बीच में। तो पहला क्लियर ही हो गया। अब बात क्या किया जा रहा है यहाँ पे इस पॉइंट की, कि वोल्टेज हैज अ समथिंग, वोल्टेज बिटवीन ओपन टर्मिनल इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज अ समथिंग वैल्यू। ठीक, वोल्टेज बिटवीन ओपन टर्मिनल इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज अ समथिंग वैल्यू। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जब हम कैलकुलेशन करेंगे वोल्टेज का, यहाँ से यहाँ का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, और उस वोल्टेज को उस केस में क्या कहते हैं, VOC, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज।
इसको पढ़ते क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओसी का मतलब ओपन सर्किट और बी का मतलब वोल्टेज, ये हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज क्या होगा उस टाइम। तो इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज क्या होगा, तो इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू किस पे डिसाइड होता है, ओम्स लॉ से आई आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। तो जब वी बाई आई होता है, वी की समथिंग वैल्यू है, समथिंग वैल्यू मतलब कुछ तो है, 1 2 300 1000 500 कुछ भी है, तो ये वैल्यू समथिंग जो है और डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू डिसाइडेड है कि हमेशा ओपन टर्मिनल पे करंट की वैल्यू जीरो, तो समथिंग वैल्यू में वो जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये है आपका ओपन सर्किट। तो इस तरीके से हम लोग ओपन सर्किट को समझेंगे। एक बार आपको फिर से बता दिया जा रहा है कि ओपन सर्किट क्या है। कि a circuit is said to be open if they have the following properties। नंबर 1 में बताएंगे कि the current between open terminal in that electrical network is equal to 0 and the voltage between in open terminal in that electrical network is has a something value, and the last the resistance between the open terminal in that electrical network is equal to infinite। Now the next is second case is short circuit। Next is short circuit. This is the second case in electrical network which occurs in an electrical network. In this case, a circuit is said to be short circuited if they have the following property। एक सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट तब कहलाएगा जब उसमें से नीचे में दिए हुए कुछ प्रॉपर्टी आपको दिखे। तो पहला पॉइंट का बात करेंगे हम लोग। द पहला पॉइंट क्या है, द करंट बिटवीन द शॉर्ट सर्किटेड टर्मिनल हैज अ समथिंग वैल्यू। क्या बताया जा रहा है, द करंट मतलब आई the current between short circuit terminal has something value, has something value। क्लियर, पहला बताया जा रहा है क्या कि द करंट बिटवीन द शॉर्ट सर्किट टर्मिनल हैज अ समथिंग वैल्यू। नंबर 2 की बात करेंगे, रेजिस्टेंस between short circuit terminal has negligible equal to 0, negligible value equal to 0। रेजिस्टेंस सेकंड पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट टर्मिनल हैज नेग्लिजिबल वैल्यू विच इज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड, voltage between short circuit terminal has 0 value, है 0 वैल्यू। क्लियर, ये आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी। ये आपका शॉर्ट सर्किट क्या बता रहा है कि करंट हैज अ समथिंग वैल्यू बिटवीन शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 बिटवीन शॉर्ट सर्किट टर्मिनल,
and voltage is also equal to 0 between short circuit terminal. क्लियर? तो अब देखेंगे कि ये क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे आई की समथिंग वैल्यू और आर जीरो बताया जा रहा है, तो इस हिसाब से वोल्टेज जीरो। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई पाथ ओपन है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था सर्किट का, और इस सर्किट में हमने इस तरह से पॉइंट दिखाया था 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट है। अभी इस पॉइंट में, इस सर्किट में हमको क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट क्या है, ये ओपन है। ये क्या है, 3 to 4 वाला पॉइंट क्या है, ओपन है। तो जो 3 to 4 वाला पॉइंट है जो ओपन है, तो जब इस सर्किट में इस टर्मिनल को हम लोग क्या करने जाएंगे, शॉर्ट करने जाएंगे, तो शॉर्ट करते टाइम हमको क्या पता चलेगा कि ये जो टर्मिनल शॉर्ट होगा, तो उस हम लोग इस टर्मिनल को उस वायर या उस कंडक्टर के थ्रू शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि उस टर्मिनल को मिलाना है, क्लोज करना है। ठीक, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है कि अभी तक जब तक ये ओपन था, तो इस सर्किट में पड़ने वाले जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये करंट, ये वाला मेश क्या है, ये वाला पार्ट, इस सर्किट का ये वाला सेक्शन या ये वाला पार्ट जिसको मेश कहते हैं, मेश तब कहते हैं जब क्लोज होता है। तो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि क्लोज पाथ नहीं बन रहा है। अब क्लोज पाथ नहीं बन रहा है यानी कि वहाँ पे करंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अब करंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है यानी कि इस मेश में पड़ने वाला जो रेजिस्टेंस है R3, उसमें करंट का फ्लो क्या है, जीरो। तो अब हम यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि सर्किट के इस पार्ट में, सर्किट के इस हिस्से में भी क्या हो, क्लोज करंट सर्कुलेट करे या क्लोज पाथ बने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको शॉर्ट करना पड़ेगा। अब ये शॉर्ट होने का मतलब पॉइंट 3 से 4 मिल गया। जब पॉइंट 3 से 4 मिल गया यानी कि जो करंट का सर्कुलेशन 2 से 3 तक जा करके रुक जा रहा था, 3 से 4 नहीं हो पा रहा था, अब वो सर्कुलेशन 3 से 4 भी होगा, 4 से 5 भी होगा, 5 से 2 भी होगा। तो इस तरीके से करंट का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे कि जो ये जिस भी कंडक्टिंग मटेरियल से लगाते हैं, उस कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है, जीरो। समथिंग, हर मटेरियल का कुछ समथिंग रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन किया जाता है कि ये क्या है, उस जो कंडक्टर यूज किया जा रहा है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, ताकि ये जो इसका जो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस सर्किट पे कोई इफेक्ट ना डाले, इसलिए उस कंडक्टिंग मटेरियल का नेग्लेजिबल इसलिए कहा जाता है कि वो विच इज इक्वल टू जीरो, लगभग नगण्य होगा, मतलब वो ना के बराबर होगा, लेकिन उसकी समथिंग वैल्यू जिसको हम लोग जीरो मान के एज्यूम कर करके उसको आगे प्रोसीड करते हैं। और आपको ये भी बताया गया कि अगर दो पॉइंट के बीच में अगर कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको बताया गया था कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे V इक्वल टू आई आर होता है और इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना बताया जा रहा है, जीरो बताया जा रहा है। इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना बताया जा रहा है, जीरो। तो आई की वैल्यू समथिंग होगी, समथिंग मतलब 1 250,000 जो भी होगी। अगर उसमें हम r का मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वैल्यू जीरो है, तो वो जब मल्टीप्लाई होने के बाद वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 वोल्ट के। इसलिए यहाँ पे ड्रॉप जीरो होता है, और जब ये ड्रॉप जीरो होता है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, इस पोटेंशियल के बराबर होता है। जब यहाँ का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर होता है, तो इस तरीके से क्या होता है कि दोनों पॉइंट एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, दोनों पॉइंट किस तरह ट्रीट करते हैं, एक पॉइंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है कि ओपन सर्किट की प्रॉपर्टी क्या होती है और शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मान लीजिए कि कहीं एक सर्किट दिया हुआ है,
यहाँ पे इस तरह 10 वोल्ट 2 ओम, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, R3 इज इक्वल टू 4 ओम, R4 इज इक्वल टू 6 ओम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो R2 ब्रांच वाला रजिस्टर है या R2 रजिस्टर जो है इस दिए हुए नेटवर्क में, उसमें इस 10 वोल्ट के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? तो इस 10 वोल्ट के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, तो आप क्या करना चालू कर देंगे, आप पता चला कि इसको स्टार्ट करना चालू कर देंगे, इसकी एनालिसिस करना चालू कर देंगे। तो एनालिसिस करने के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कई मेथड हैं, जिसमें एक आपका केवीएल केसीएल है, लूप एनालिसिस मेथड है, सुपरपोजिशन है, थेवेनिन है, नॉर्टन्स है, इस तरह से कई डिफरेंट टाइप के थ्योरम्स हैं। तो एनालिसिस करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना पड़ेगा। किन प्रॉपर्टीज पे? जो डिफरेंट केसेस इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बताया गया कि क्या इनमें से कोई शॉर्ट सर्किट के केस में या ओपन सर्किट के केस में तो नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में, ओपन सर्किट के केस में तो नहीं आ रहा है का मतलब जरूरी नहीं कि टर्मिनल ओपन हो तभी दिखेंगे या टर्मिनल शॉर्ट हो तभी दिखेगा। हमने हर में 3 प्रॉपर्टी बताया है। पहला बताया है ओपन सर्किट के केस में कि करंट की वैल्यू 0 होगा ओपन टर्मिनल पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगा ओपन के केस में, और वोल्टेज की समथिंग वैल्यू होगी। लेकिन शॉर्ट सर्किट के केस में जस्ट अपोजिट बताया गया है कि वोल्टेज करंट की समथिंग वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस भी 0 होगा, वोल्टेज भी 0। तो कहने का मतलब ये है, हमको R2 में अगर करंट पूछ रहा है, करंट इन R2 ब्रांच, तो हम देख रहे हैं क्या कि R2 ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो R2 ब्रांच का जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो ऐसे केस में क्या बताया जा रहा है कि इनफाइनाइट है। तो अब आपको ये ध्यान देना है, ये सोचना है कि किस केस में आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो आप अगर थोड़ा मेमोराइज करेंगे, चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो आपको तुरंत याद आएगा कि ये तो बताया गया था कि ओपन सर्किट के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और अगर केस ओपन का होगा तो वहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होगी। तो आपको सिंपली बताना है I2 मतलब करंट इन R2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ it is in case of open circuit, ये बताना है, बिकॉज ऑफ इट इज इन केस ऑफ ओपन सर्किट। नाउ इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ रजिस्टर तो बना हुआ है, लेकिन इस रजिस्टर की वैल्यू कह दिया 0 का। अब आपसे कह रहा है कि इसका वोल्टेज ड्रॉप बताइए, तब इसका कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप बताइए। तो रजिस्टर बना है, मतलब ये दिखाया गया सिंबल, रेजिस्टेंस के सिंबल दिखाया गया, वहाँ पे R की वैल्यू 0 है। अब कह रहा है इसका वोल्टेज ड्रॉप बताइए। तो आपको फिर आप पता चला कि पूरी एनालिसिस करने लगे, लास्ट में आपने आंसर लाया फाइनली 0 ही, या लास्ट में फाइनली लाएंगे आप जो आना चाहिए, लेकिन उसमें पूरा प्रोसेस लगा के, टाइम लगा करके लाएंगे, तो ये आपका थोड़ा क्या होगा, टाइम कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब आपको ये सोचना है कि आपको कोई भी नेटवर्क दिखे तो आपको पहले ये सोचना है कि हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में डिफरेंट केसेस पढ़ रखे हैं, क्या उनमें से किसी केस में ये आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि वो केस जब टर्मिनल ओपन हो, जब टर्मिनल शॉर्ट हो, तभी आपको सोचना है। आपको इस पॉइंट पे भी सोचना है कि उसमें कुछ और पॉइंट्स भी बताए गए थे। तो आपको दिख रहा है कि इस केस में क्या है कि R2 ब्रांच का वोल्टेज पूछा जा रहा है। R2 ब्रांच का क्या पूछा जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्या बताना है कि R2 ब्रांच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, वो क्या होगा। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि R2 ब्रांच की वैल्यू 0 है और R2 ब्रांच के रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 तभी होती है जब वो शॉर्ट सर्किट की केस में है।
और जब शॉर्ट सर्किट के केस में आएगा तो आपको बताया गया कि करंट की समथिंग वैल्यू होती है और वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो होती है। यानी कि हमसे वोल्टेज पूछा जा रहा है, यानी कि वोल्टेज किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, बिकॉज ऑफ इट इज इन शॉर्ट सर्किट केस। ये हो गया आपका ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से कहाँ पे क्या देखना है। तो अब बात करेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हो तभी। मान लीजिए R1 रजिस्टर को भी ये लिखा हुआ है और ये 5 ओम दिया हुआ, ये है 0 दिया हुआ, ठीक। तो अब बात करेंगे क्या कि अब R1 में पूछा है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो R1 में करंट की वैल्यू पूछ रही है, तो फिर देखेंगे कि R1 का वैल्यू क्या दिखा रहा है हमको। R1 की वैल्यू दिखा रहा है कि R1 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो R1 इक्वल टू इन्फिनिटी है, यानी कि अगर हम R1 में करंट निकालने जाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा फिर आपको देखना है कि किस प्रॉपर्टी में आएगा ये। तो किस प्रॉपर्टी में आएगा तो बात करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी वहीं पे होती है जहाँ पे ओपन सर्किट का केस आता है। तो ओपन सर्किट का केस कहाँ पे आएगा, जब जहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो यानी कि कहने का मतलब सीधा हमको फंडा में जाना है कि अगर यहाँ पे ये पूछ रहा है तो करंट की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पे सोर्स हम कितने भी वैल्यू का लगा लें, यहाँ 10 का लगा लें, यहाँ 500 का लगा लें, यहाँ 100 का लगा लें, या 1000 का लगा लें, या समथिंग और मोर देन इससे लगा लें। तो क्या होगा कि ऐसे केस में क्या होगा कि ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, आपकी कितनी भी हो, यहाँ पे इस रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। अब बात करेंगे क्या कि इसी तरह अगर हम R4 रजिस्टर में निकालेंगे वोल्टेज, R4 रजिस्टर में वोल्टेज निकालना चाहें क्या होगा, तो बात करेंगे कि R4 रजिस्टर में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस 4 है उसकी वैल्यू कितनी दी है, जीरो दी। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो वहाँ पे होता है जहाँ शॉर्ट सर्किट का केस आता है। और शॉर्ट सर्किट के केस में, शॉर्ट सर्किट के केस में क्या है कि वोल्टेज की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होती है। ये हो गया आपका कि हमको इसको, इस केसेस को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कैसे समझना है, ठीक। अब आपको ये समझना है कि मान लीजिए कहीं पे कहीं पे इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जहाँ पे आपका कोई उस नेटवर्क में कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल क्या होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन सी डी टर्मिनल क्या होगा। तभी पहले हम इधर बात करेंगे। तो एक टर्मिनल पेयर हमारा ए बी है, दूसरा टर्मिनल पेयर सी डी है। तो एक टर्मिनल पेयर ए बी है, दूसरा टर्मिनल पेयर सी डी है, तो इसको हमको देखना है। तो हमने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल या रेजिस्टेंस बिटवीन सी डी टर्मिनल निकालने जाएंगे क्या होगा, इस टर्मिनल के बीच का आर इक्विवेलेंट होगा। और जब हम इधर से देखेंगे तो इस सी डी टर्मिनल के बीच का आर इक्विवेलेंट होगा।
और CD टर्मिनल के बीच का R इक्विवेलेंट निकालना हो या AB टर्मिनल के बीच का R इक्विवेलेंट निकालना हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आपको उस टाइम ये ध्यान में रखना होगा कि उस टर्मिनल पेयर के बीच में जुड़े हुए रेजिस्टेंस किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं, आइदर वो सीरीज फॉर्म में है कि वो पैरेलल फॉर्म में है। तो सिंपली सीरीज में होंगे तो आपको बताया गया था कि इसको आप ऐड कर लेंगे, और सिंपली आप पैरेलल में होगा तो उसको आप बताएंगे क्या कि वो वैल्यू पैरेलली ऐड हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया था अब आपको ना तो सिंपली सीरीज सर्किट दिखने को मिलेगा ना ही सिंपली पैरेलल सर्किट। अब जब भी सर्किट मिलेगा तो वो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में होगा। तो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में होने का मतलब ये है कि उसमें से कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे और कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे। तो पैरेलल में जुड़े हैं या सीरीज में जुड़े हैं उसकी पहचान करने के लिए हमने आपको क्या बताया थी, वो सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज बताई थी और पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो सीरीज सर्किट की कौन सी प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान देना है और पैरेलल सर्किट की किस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, इस पे बात करेंगे। तो सीरीज सर्किट पे या हो या पैरेलल सर्किट हो, तो दोनों में जो करंट बेस्ड प्रॉपर्टीज है उस पर हमको ध्यान देना है। तो करंट बेस्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, करंट बेस्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर करंट की वैल्यू किन्हीं दो रेजिस्टेंस में सेम है तो वो सीरीज में, अगर करंट की वैल्यू किन्हीं दो रेजिस्टेंस में डिफरेंट है तो वो पैरेलल कहलाता है। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम क्यों यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफरेंट केसेज में, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में। अब बात कर रहे हैं जब हम AB टर्मिनल से देखेंगे तो हमने आपको कहा था कि हमेशा सर्किट को अपोजिट, अगर वन साइडेड टर्मिनल है तो वन साइडेड कहने मतलब दोनों टर्मिनल पेयर एक साइड में है। तो जैसे AB टर्मिनल पेयर लेफ्ट साइड में है और CD टर्मिनल पेयर राइट साइड में। तो हमने बताया था इस केस में क्या करते हैं कि सर्किट को रिड्यूस करते हैं हमेशा अपोजिट साइड से। और सर्किट को रिड्यूस करने का पर्पज क्या बताया था, सर्किट को रिड्यूस करने का मतलब ये बताया था कि अगर 5 रेजिस्टेंस का सर्किट है तो 4 में बदलो, 4 का है तो 3 में बदलो, 3 का है तो 2 में बदलो, और 2 का है तो 1 में बदलो, और जो सिंगल रेजिस्टेंस वैल्यू है वही सर्किट का आर इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो यहाँ से बताने का मतलब ये है, इस टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर हम AB टर्मिनल पेयर्स देख रहे हैं या इसके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं, तो अब आपको देख जो दूसरा टर्मिनल पेयर होगा वो ओपन की तरह बिहेव करेगा। ओपन की तरह बिहेव करेगा तो यानी कि हमने आपको बताया था इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा। इसको आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पे कुछ एक एनर्जी, मतलब यहाँ सोर्स दे रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई देने के बाद करंट का सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है कि डिवाइड होकर के हो रहा है। तो जब यहाँ पे आप सप्लाई, मतलब आपको इसको एज ए सोर्स टर्मिनल मानेंगे, तो ये जो टर्मिनल होगा ये इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये क्या किस तरह बिहेव करेगा, ओपन की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इसके आगे करंट का फ्लो ही नहीं होगा, यानी कि ना तो करंट R6 में फ्लो करेगा ना तो R7 में फ्लो करेगा। और जब ये फ्लो नहीं करेगा तो ये R इक्विवेलेंट के केस में क्या होगा, कंसीडर नहीं होगा। ठीक, मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के बता दिया जा रहा है, when we find R equivalent from AB terminal pair side, AB terminal pair side, then CD terminal pair behaves as open circuit terminal। क्लियर है क्या बताया जा रहा है कि when we find R equivalent from AB terminal pair side, then CD terminal pair behaves as a open circuit terminal। ठीक, यानी कि जब करंट का फ्लो होगा तो ये ओपन सर्किट टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और इस टर्मिनल पेयर की तरफ पड़ने वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ऐसे केस में इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। और जब नेगलेक्ट कर देंगे देन it means resistance
in open side not considered during calculation of R equivalent. क्लियर? इट मीन्स रेजिस्टेंस इन ओपन साइड, मतलब जो आपका R5 था, सॉरी R6 था और R7 था, वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस इन ओपन साइड, वो ओपन साइड के रेजिस्टेंस कहलाएंगे। नॉट कंसीडर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट, उनको कंसीडर नहीं करेंगे R इक्विवेलेंट को निकालते टाइम। तो अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो करंट का फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ डिवाइड होगा, ये पूरा का पूरा इधर आएगा। तो यहाँ से जब रेजिस्टेंस बिटवीन R ए बी निकालेंगे तो हमको क्या दिखेगा? यहाँ से इसमें करंट की वैल्यू सेम, तो सेम है यानी कि क्या लगा देंगे? प्लस R4 प्लस R5। अब इसमें इन दोनों में जो करंट जाएगा, इससे जो वैल्यू सिंगल वैल्यू में चेंज होगा, वो वैल्यू जो उस सिंगल वैल्यू रजिस्टर में जो करंट जाएगा उसके रिस्पेक्ट में जो R3 में करंट जाएगा वो क्या होगा? अलग होगा, डिवाइड होकर के जाएगा। तो यहाँ से क्या बताएंगे कि ये वैल्यू इसके डिफरेंट है, इसलिए आपस में पैरेलल है। और फिर इनसे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? फिर एक सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज होगा, उस सिंगल वैल्यू रेजिस्टर में जो करंट जाएगा वो R2 और R1 के में जाने वाले करंट के इक्वल होगा। तो इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज में, और सीरीज वाली वैल्यू को सिंपली ऐड कर लिया जाता है। इस तरीके से रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल देखेंगे। ठीक, अब इसी तरह बात करें हम अब ये आपका हो गया। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन CD टर्मिनल। तो रेजिस्टेंस बिटवीन CD टर्मिनल की बात जब करेंगे, अब आपको ये एज्यूम करना है कि जो टर्मिनल पेयर है जहां से हम सप्लाई देंगे R इक्विवेलेंट चेक करने के लिए, वो CD टर्मिनल से, यानी करंट का फ्लो इधर से स्टार्ट होगा। और उस केस में क्या करेंगे? जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये ओपन सर्किट की तरह कंसीडर, यहाँ लिखा है देखें, when we find the R equivalent from AB टर्मिनल। अभी हम अपोजिट केस ले रहे हैं, when we find the R equivalent from CD terminal, CD terminal pair side, then the AB terminal pair behaves as open circuit terminal. It means resistance in open side not considered during the calculation of R equivalent। मतलब जब हम इस को कंसीडर करेंगे, जब इस टर्मिनल पेयर के साइड से R इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे, ये वाला ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और ओपन साइड में पड़ने वाले रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट निकालते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। अब करंट का फ्लो क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, और जब जो इधर जाएगा वही फिर इधर आएगा। अब आपका टर्मिनल पेयर किधर है? CD की तरफ। तो CD की तरफ है तो यानी कि राइट साइड में है। अब उसको आपको सर्किट को रिड्यूस करना है किधर से? अपोजिट साइड से। तो राइट का अपोजिट लेफ्ट, तो लेफ्ट से रिड्यूस करना है तो पीछे से दो रेजिस्टेंस देखेंगे। पीछे से दो रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? एक R3 है, एक R4 है। तो R3 और R4 में करंट की वैल्यू कैसा है? सेम है। तो सेम है यानी कि ये दोनों वैल्यू कैसे हैं? ये दोनों वैल्यू आपस में सीरीज में है। सीरीज में आपको सिंपली ऐड कर लेना R3 प्लस R4। अब इन दोनों वैल्यू रजिस्टर से को एक सिंगल वैल्यू रजिस्टर में जब चेंज हो जाएगा, तो सिंगल वैल्यू रजिस्टर में चेंज होने के बाद इस ब्रांच के रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट इस ब्रांच R5 ब्रांच वाले में फ्लो करने वाले करंट से डिफरेंट होगा। तो जब ये डिफरेंट होगा तो ये इस सिंगल वैल्यू का इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। और जब ये पैरेलल में हो जाएगा फिर इनसे इन तीनों से एक सिंगल वैल्यू रजिस्टर मिलेगा। इनको सॉल्व करेंगे, एक सिंगल वैल्यू का रजिस्टर मिलेगा, और जब सिंगल वैल्यू का रजिस्टर मिलेगा तो उस सिंगल वैल्यू रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट क्या होगा? इस R6 और R7 में जाने वाले करंट के सेम होगा। तो जब सेम होगा तो इन ये वैल्यू और R6 और 7 उस सिंगल वैल्यू रजिस्टर के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी समथिंग रेजिस्टेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? पहला वाला कहलाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन AB टर्मिनल, और दूसरा वाला कहलाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन CD टर्मिनल।
shift resistance between CD terminal। तो बात कर रहे थे कि इस तरीके से अगर हमको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये जो डिफरेंट केसेस हैं आपके ओपन सर्किट के और शॉर्ट सर्किट के, तो किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो अगर ओपन सर्किट के केसेस कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, अगर कहीं किसी सर्किट में 4 टर्मिनल पेयर दिए हैं, तो जिन 2 टर्मिनल पेयर के बीच में आप आर इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो उसको छोड़ के अदर जो टर्मिनल पेयर हैं वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, और जब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे तो उस साइड में पड़ने वाला रजिस्टर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा तब यानी कि जो रेस्ट रजिस्टर हैं वही आपके केवल आर इक्विवेलेंट में कंसीडर होंगे, और उस तरीके से कंसीडर करने टाइम आपको ये केवल देखना है कि कौन कौन से रजिस्टर आपके सीरीज में होंगे और कौन कौन से रजिस्टर पैरेलल में होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ओपन सर्किट का यूज करना है। शॉर्ट सर्किट की बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो यहीं पे अब वीडियो समाप्त किया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।